आपको बस इतना ही जानना है ना कि आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइनिंग में क्या फ़र्क होता है, और वो भी सिर्फ इसलिए जानना है कि कहीं आपसे गलती ना हो जाए, एक गलत कैरियर, एक गलत फ्यूचर की तरफ ना चले जाओ। तो एक ऐसी बात इस वीडियो में बताऊंगा जो पूरे यूट्यूब पे ढूंढ लेना कोई नहीं बताएगा। आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइनिंग में फ़र्क क्या होता है उसको समझाने से अच्छा है कि मैं आपको उनका काम दिखा दूं। ऑटोमेटिकली आधे से ज़्यादा क्लियरिटी तो आपकी यूं ही क्लियर हो जाएगी। सो बीइंग एन आर्किटेक्ट, मैं खुद एक आर्किटेक्ट हूं, मैं आपको एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट दिखाता हूं जिसमें कि आपको समझ में आएगा कि आर्किटेक्ट क्या काम करता है और एक इंटीरियर डिजाइनिंग क्या काम करता है। और छोटे प्रोजेक्ट पे बात करेंगे, बड़े प्रोजेक्ट अभी आप समझ नहीं पाओगे, तो जितने छोटे पे हो सके और जितनी क्लियरिटी आपको मिल सके वो देने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, ये है ऑटोकैड सॉफ्टवेयर जिसपे दोनों ही आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइनिंग दोनों ही काम करते हैं। और ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जो कि रेसिडेंस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक आर्किटेक्ट का काम है। ये एक हाउस प्लान बना रखा है, उसमें आपको दिखेगा एक बेसिक फर्नीचर लेआउट कर रखा है, उसमें आपको इलेक्ट्रिकल लेआउट दिखेंगी कि वो वायरिंग दिखा रखा है, कहाँ पर पंखे लगाने कहाँ पर नहीं। फिर आपको प्लम्बिंग देखने को मिलेगा, वहीं पर आपको स्टेयरकेस की डिटेल्स देखने को मिलेगी और कुछ एडिशनल डिटेल आउट चीज़ें देखने को मिलेंगी। कॉलम बनाना, बीम बनाना, टिपिकल डिटेलिंग बनाना, ये सब आप कर सकते हो। तो ये एक आर्किटेक्ट का काम होता है और ये रियल लाइफ प्रोजेक्ट पर है, इस बात का ध्यान रखना। तो मैं आपको एक रियल प्रोजेक्ट पर दिखा रहा हूँ। अब इसी ही प्रोजेक्ट को हम भेजते हैं इंटीरियर डिज़ाइनर को ताकि वो इस पे काम कर सके। तो वो क्या करेंगे, ये जो हाउस प्लान है उसके एक एक रूम को लेंगे। मान लीजिए अगर इसमें 2 रूम आपको दिख रहे हैं तो उसका पहला एक रूम पकड़ेंगे और उसकी चारों वॉल को डिज़ाइन करेंगे। तो ये है इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम। अब इंटीरियर डिज़ाइनिंग के काम को देखेंगे, ए वॉल, बी वॉल, सी वॉल, डी वॉल, मतलब एक रूम में 4 वॉल होती है, तो ये चारों वॉल को डिज़ाइन कर रखा है। देखिए, किसी में आपको बेड देखने को मिलेगा, किसी में आपको कर्टेंस देखने को मिलेंगे। तो ये होता है इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम। इसमें आप डिटेलिंग भी देखिए, तो उनकी जो डिटेलिंग होती है वो कुछ ऐसे होती है कि यहाँ पर पीओपी लगेगा, यहाँ पे स्विचेस लगेंगे, यहाँ पर ये लगेगा। तो ये काम होता है इंटीरियर को डिज़ाइन करने का काम जो होता है वो इंटीरियर डिज़ाइनर का होता है। तो आई होप सो कि आपको एक रियल लाइफ का रियल प्रोजेक्ट देख के, और वो भी एक रियल इंसाइट के साथ, और क्या उनकी वर्किंग होती है ये देख के समझ में आया होगा कि एक आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर का काम क्या होता है। लेकिन फिर भी मोटा मोटी बात कर लेते हैं। आर्किटेक्ट जो होता है वो जनरली ओवरऑल पूरे स्पेसेस को, इस दुनिया में जितने भी स्पेसेस हैं वो आर्किटेक्ट ही डिज़ाइन करता है। और आर्किटेक्चर जो है ना वो एक छोटी टर्मिनोलॉजी सिर्फ बिल्डिंग डिज़ाइन तक सीमित नहीं है। आर्किटेक्चर जो है ना वो किसी भी चीज़ के लिए, जैसे आपकी ह्यूमन एटोनॉमी क्या है, मतलब कि ह्यूमन आर्किटेक्चर क्या है, उस पर कंप्यूटर पर अगर आप देखोगे तो कंप्यूटर के भी आर्किटेक्ट्स होते हैं। ठीक है, वैसे ही है बिल्डिंग डिज़ाइनिंग्स के आर्किटेक्ट जो कि बिल्डिंग को डिज़ाइन करते हैं या स्पेसेस को डिज़ाइन करते हैं। तो हम किसी भी स्पेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। बीइंग एन आर्किटेक्ट मैं किसी भी स्पेस को डिज़ाइन कर सकता हूँ, चाहे वो अर्बन लेवल पर हो, चाहे वो रेसिडेंशियल लेवल पर हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स लेवल पर हो, किसी भी लेवल पर हो, इंट्रा किसी भी लेवल पर होगा वो हम डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी के अंदर एक छोटा पार्ट आता है, जैसे कि मैंने अभी आपको प्रोजेक्ट में दिखाया कि उसी में जो इंटीरियर के पर्टिकुलर स्पेसेस होते हैं, सिर्फ इंटीरियर। मान लो मैंने एक शॉपिंग मॉल बनाया तो उसका इंटीरियर का स्पेस जो है वो एक इंटीरियर डिज़ाइनर जो है वो डिज़ाइन करेगा। वहीं मैंने एक घर बनाया तो घर बनाने के बाद मैंने किसको भेजा, इंटीरियर डिज़ाइनर को। तो अब इस पे कौन काम करेगा, इंटीरियर डिज़ाइनर। बस समझ में आया आपको क्या काम होता है। तो एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो एक आर्किटेक्ट जो होता है वो मदर ऑफ ऑल ड्राइंग्स बनाता है, मतलब ड्राइंग्स की माँ है ना। तो मदर ऑफ ऑल ड्राइंग्स बनाता है। उसके बाद ये सब ड्राइंग्स जो है ना वो डिवाइडेड हो जाते हैं कि यही हाउस प्लान जो है वो चला जाएगा स्ट्रक्चर इंजीनियर के पास जो कि स्ट्रक्चर का काम करेगा, यही प्लान चला जाएगा इंटीरियर के पास जो कि इलेक्ट्रिकल काम करेगा, यही ड्राइंग चला जाएगा MEP इंजीनियर्स के पास जो कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग का काम करेंगे। तो यही ड्राइंग्स जो है वो तीनों के पास चले जाते हैं। मार्केट ट्रेंड की अगर बात करूँ तो ये दोनों ही फील्ड जो है वो सेम इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया। तो मतलब कि किसी एक का भी मार्केट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली दूसरा मार्केट भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। और आज की डेट में मतलब 2025 में ये सबसे गोल्डन पीरियड है आर्किटेक्चर इंडस्ट्री का। तो आप चाहो तो आर्किटेक्ट भी बन सकते हो, चाहो तो आप इंटीरियर डिज़ाइनर भी बन सकते हो, क्योंकि इस टाइम पर जो है वो आप ये कह लो कि इतनी तेज़ी से बूम हो रहा है मार्केट इंडस्ट्री कि हर कोई अवेयर हो रहा है कि उनको इंटीरियर डिज़ाइनिंग का स्पेस क्यों चाहिए। उनको ये समझ में आ रहा है कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग जो है ना वो अब एस्थेटिकली सोचने लग जा रहे हैं। जब से ये पिनिंटरेस्ट और गूगल के इमेजेस लोग सर्च करना स्टार्ट किए ना, तो लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर और टेस्ट भी बढ़ता जा रहा है। अब लोगों को एस्थेटिकली चीज़ें चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए कि बस वो शीशम का बेड बनवा के लाए और घर के बीचों बीच रख दिया। नहीं, अब लोगों को एस्थेटिकली अपीयरेंस वाली चीज़ें चाहिए। अब लोगों की नीड में आ रहा है वो। और अगर प्रोजेक्शन की बात करूं तो 2030 तक ये जो मार्केट है वो 18% से और बढ़ने वाला है। तो अभी की टाइम में सबसे बेस्ट टाइम है, सबसे गोल्डन पीरियड है अगर आप डिसाइड करना चाहते हो
कि जो एक आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट होता है और एक इंटीरियर प्रोजेक्ट होता है, इन दोनों में फ़र्क ये है, एक आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट जो है ना वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चलता है, क्योंकि एक घर जो है वो 1 साल तक बनता है, आप ये मान के चलो, है ना? 9 से 16 महीने के बीच-बीच में आप ये मान के चलो कि वो बनता ही बनता है, 1 से डेढ़ साल तक बनता है, ठीक है? वहीं पर एक इंटीरियर प्रोजेक्ट जो है वो 3 महीने तक बन के रेडी हो जाता है। अगर एक घर की बात करूँ तो 3 महीने तक बन के रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इंटीरियर डिज़ाइनर्स जो होते हैं ना, वो अपने काम को जल्दी सम अप कर पाते हैं, रेदर देन आर्किटेक्चर वाले जो होते हैं उनके प्रोजेक्शन लाइन बहुत टाइम तक, उनको कैश फ्लो बहुत देर तक बना के रखना पड़ता है। तो यहाँ पर इनका बिजनेस मॉडल ना थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि इनको लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करना होता है। आपको 9 महीने या 1 साल तक जिंदा रहना पड़ेगा, ताकि आपको फिर वो पैसे मिल सके 1 साल के बाद, है ना? और वहीं पर इनका क्या होता है, इनका कैश फ्लो चलता रहता है, क्योंकि हर 3-3 महीने पे इनके प्रोजेक्ट बनते जाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लो आपने एक अपार्टमेंट बनाया, अब एक अपार्टमेंट में कम से कम ना करते हुए तो आप ये मानो कि 10 फ्लोर होंगे। अब उस 10 फ्लोर में हर एक फ्लोर पे 2-2 फ्लैट्स हैं, तो मतलब 20 फ्लैट हो गए। तो यहाँ पर 20 इंटीरियर डिज़ाइनर की रिक्वायरमेंट होगी, और आर्किटेक्ट की कितनी की रिक्वायरमेंट होगी, 1 या 2 की, क्योंकि 2 आर्किटेक्ट की टीम मिलके ही उस पूरे अपार्टमेंट को उन्होंने डिज़ाइन किया होगा। तो वो रिक्वायरमेंट का फ़र्क है। लेकिन हाँ, ये है कि जो ये 20 मिलके कमाते हैं वो जनरली एक आर्किटेक्ट स्टैंड अलोन ही अर्न कर लेता है। लेकिन वही बात है कि टाइमलाइन भी फिर मैटर करता है, कि 1 साल तक सर्वाइव करना पड़ता है, या उतने बड़े प्रोजेक्ट्स उनके पास फिर आने चाहिए कि वो एक अकेला स्टैंड अलोन जो है वो अपार्टमेंट डिज़ाइन कर रहे हैं। आर्किटेक्ट को मान लीजिए अगर 25,000 मिल रहे हैं, आज की डेट में यही रेट चल रहा है फ्रेशर्स को, अगर 25,000 मिल रहे हैं तो इंटीरियर डिज़ाइनर को 20,000 मिलेंगे। मतलब मोर और लेस इनके बीच का जो गैप है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 5,000 तक का तो गैप रहता ही रहता है, कि अगर 25,000 इधर मिल रहे हैं तो इधर 20,000 मिल रहे होंगे। इस फील्ड की सबसे अच्छी बात ये है कि ये आपको वो अकाउंटेबिलिटी देता है, मतलब आपको वो पावर देता है कि आप खुद का काम कर सकते हो। इंजीनियरिंग में या आईटी सेक्टर में ये काम बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि कोई खुद का काम नहीं कर सकता जनरली, है ना? उनको पूरी एक कंपनी ही बिल्ड करनी पड़ती है, पूरा एक डिज़ाइन या फिर पूरा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है। लेकिन आर्किटेक्चर या इंटीरियर डिज़ाइनिंग में आप खुद से, खुद के रूम से, खुद के घर से, जहाँ से जैसे मैं अभी घर के अंदर से शूट कर रहा हूँ, वहीं से बैठे-बैठे भी एज़ ए फ्रीलांस भी हम काम कर सकते हैं, अगर हमें क्लाइंट मिलता है तो, या हमें क्लाइंट लाना आता है तो। और फर्म स्टार्ट करना ईज़ी है, क्लाइंट लाना वो आपका गेम है कि आप क्लाइंट कैसे लाओगे, हाँ, लेकिन ये है कि फर्म स्टार्ट करना ईज़ी है। देखिए, अगर आपको एक आर्किटेक्ट बनना है, तो आर्किटेक्ट बनने के लिए आपको बीआर्क करना पड़ता है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर करना पड़ता है, और उसके बाद जिसके लिए आपको नाटा का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बाद आप बीआर्क करोगे। बीआर्क का 5 साल का कोर्स होता है, उसको करने के बाद आपको डिग्री मिलेगी। डिग्री मिलके आपको सीओए, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे अपनी डिग्री को अपलोड करना है, 600 रुपये देते हो और आपका एक लाइसेंस बन के आ जाता है, और उस लाइसेंस के बाद आप अपनी खुद की प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर जॉब कर सकते हो, पर वो लाइसेंस आपके लिए मैंडेटरी होता है। वहीं पर अगर आपको एक इंटीरियर डिज़ाइनर बनना है, तो एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग करने के लिए आपको कोई कोर्स करना ज़रूरी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे पूरा ऑप्शनल है, यहाँ पे कुछ ऐसा मैंडेटरी नहीं है। एक एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं कि अगर आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग करना है और आपको अगर नहीं आता है, अगर आपको नहीं आता और आपको सीखना है, तो आप डिप्लोमा कर सकते हो, आप सर्टिफिकेशन कर सकते हो, आप शॉर्ट टर्म कोई कोर्स कर सकते हो, या फिर आप बैचलर कोर्स भी कर सकते हो इंटीरियर डिज़ाइनिंग का, जो कि 3 साल का भी होता है, 4 साल का भी होता है ना? डिप्लोमा भी कर सकते हो, जो कि 1 साल का होता है, 2 साल का होता है। शॉर्ट टर्म्स कोर्स और सर्टिफिकेशन वाले कोर्सेज भी आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर इंटीरियर डिज़ाइनिंग में फ़र्क बस इतना आता है कि अगर आप चाहें कि आपके पेरेंट्स जो है वो ऑलरेडी एक इंटीरियर डिज़ाइनर है और उनका खुद का एक फर्म है, तो आप डायरेक्ट खुद भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको ऑलरेडी वो स्किल्स आते हैं कि कहाँ पर कलर सेंस आता है, प्रिंसिपल ऑफ कलर्स पता है आपको, कौन सा एस्थेटिक लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा, कलर कॉम्बिनेशन कौन सा अच्छा लगेगा, मूड बोर्ड कैसे बनाते हैं, ये सब आपको ऑलरेडी पता होगा। मतलब कहने का मतलब है, यहाँ पर गवर्नमेंट आपसे कोई लाइसेंस नहीं मांगती, कोई डिग्री नहीं मांगती, कुछ नहीं मांगती, और जो आप डिग्री कर भी रहे हो ना, वो खुद की क्रेडिबिलिटी के लिए और सीखने के लिए कर रहे हो, अदरवाइज नीडेड नहीं है। आप बिना पढ़े भी, अगर आपने किसी को देख रखा है या किसी इंटीरियर डिज़ाइनिंग के अंडर आप ऐसे ही बैठे-बैठे बस काम करते हो और आपको आता है वो काम करना, तो आप डायरेक्ट कल से अपनी दुकान डाल सकते हो, मतलब कल से अपनी फर्म डाल सकते हो। इसमें कोई पढ़ाई का कोई ज़्यादा कोई भी ज़रूरत नहीं होती। देखिए, लाइसेंस जो है ना वो इंडिया में बहुत ही कम प्रोफेशन को मिलता है, जिसमें कि जो है एक आर्किटेक्ट होता है, आप लॉयर जानते होंगे, सीए को जानते होंगे और डॉक्टर को जानते होंगे। मेनली ये 4 से 5 प्रोफेशन ही है जिनको कि लाइसेंस मिलता है, और लाइसेंस देने का गवर्नमेंट का जो मेन एम रहता है वो ये कि ये डायरेक्ट क्लाइंट से डील कर सकते हैं और ये अकाउंटेबल है उस चीज़ के। अगर एक डॉक्टर से गलत इलाज हो जाए और अगर वो पेशेंट को कुछ हो जाए, है ना, अगर उस पेशेंट को कुछ हो जाए, तो वो डायरेक्ट अकाउंटेबल है।
वैसे ही हम हैं एक आर्किटेक्ट। अगर हमने जो बिल्डिंग बनाई है और वो बिल्डिंग गिर जाए हमारे नज़रिए में होते हुए, भले उसको स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने डिज़ाइन किया हो, उसका स्ट्रक्चर डाला हो, लेकिन वो हमारे उसमें गिरा है क्योंकि हमें लाइसेंस मिला है, तो उसके अकाउंटेबल हम होंगे कि हमने उसको सही से देखा क्यों नहीं। लेकिन अगर वहीं पर इंटीरियर डिजाइनिंग की बात करें तो उनको क्या अकाउंटेबिलिटी लेनी है? उनको तो एक 4 बाय 4 का कमरा बन के मिल रहा है जो कि एक आर्किटेक्ट ने ही डिज़ाइन किया है। उनको बस वो 4 बाय 4 का इंटीरियर स्पेस डिज़ाइन करना है, या उनको शॉपिंग मॉल के अंदर की चीज़ें डिज़ाइन करनी है, या ऑफिस के अंदर की चीज़ें डिज़ाइन करनी है, या अपार्टमेंट के अंदर की चीज़ें डिज़ाइन करनी है। लेकिन वो अपार्टमेंट जिसने बनाया है ना, वो अकाउंटेबल होगा जो कि आर्किटेक्ट होता है। तो यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी का बहुत बड़ा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि ये अकाउंटेबल होते हैं सीधा गवर्नमेंट से। मतलब बहुत सारे आर्किटेक्ट को मैं बता रहा हूँ आपको सीरियसली में, वो अपना एडवर्टाइज़ भी नहीं कर सकते। इतना भी अकाउंटेबिलिटी है, जैसे डॉक्टर होते हैं, लॉयर होते हैं, हम अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, हम पे गवर्नमेंट डायरेक्ट नज़र रखती है। और कोई भी चलता फिरता इंसान ना हमारी कंप्लेन कर सकता है सीओए की वेबसाइट पे जाके। इतना फ़र्क होता है, इतनी हमारी रेगुलेटरी बॉडी इतना हमें लिमिट करके रखती है। क्यों? ताकि हमसे कोई गलती नहीं हो और हम उसके अकाउंटेबल रहें, इसीलिए। तो बहुत ही ज़्यादा रेगुलेटरी बॉडी यहाँ पर स्ट्रिक्ट मानी जाती है आर्किटेक्चर की कंडीशन में। इवन दो मैं आपको बताऊँ, मेरे साथ खुद हुआ है। यूट्यूब जब मैंने ये चैनल बनाया था तो इनिशियली में जो सीओए है, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, उनको ये लगा था कि मैं अपनी आर्किटेक्चर सर्विस जो है वो यूट्यूब के थ्रू एडवर्टाइज़ कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे शो कॉज नोटिस भेज दिया था ईमेल के थ्रू। शो कॉज नोटिस, सोच रहे हो? फिर मेरे को 15 पेज का ना पूरा रिप्लाई लिखना पड़ा है कि जी मैं ऐसा कोई काम नहीं करता हूँ। इतनी रेगुलेटरी बॉडी हार्ड है कि मतलब आप समझ रहे हो कि यूट्यूब तक को नहीं छोड़ रहा है मुझे जीने के लिए। ये है वही, अगर मैं इंटीरियर डिजाइनिंग का करता तो कोई पूछने वाला नहीं है, कैसे भी कर लो, कितना भी कर लो, कुछ भी बोल लो, सर्विसेज भी बेच लो, अपना नीचे नंबर भी लिख लूंगा मैं कि इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए कांटेक्ट करें इस सर्विस पे। तो इतना फर्क आ जाता है। अब उस मेन पॉइंट की बात करते हैं जिसको आप लेके सबसे ज़्यादा टेंशन में रहते हो, और वो ये है कि आप गलती से गलत कैरियर नहीं चुन लो। देखो ये जो दोनों कैरियर है ना, ये दोनों एक ही सेम फील्ड से रिलेट करते हैं, और इन सेम फील्ड में ना, जैसे बीटेक में होता है ना कि बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से आप कंप्यूटर साइंस में जा सकते हो फर्स्ट ईयर के बाद, वैसे ही इसमें भी है। इसमें ना प्रोफेशन में ही आप कैरियर को स्विच रोल कर सकते हो। मतलब कि एक आर्किटेक्ट जो है, जब वो अपनी आर्किटेक्चर की डिग्री पूरी कर लेगा तो वो चाहे तो अपना इंटीरियर फर्म डाल सकता है, और वो चाहे तो अपनी इंटीरियर की सर्विसेज दे सकता है आर्किटेक्चर छोड़ के, या फिर आर्किटेक्चर और इंटीरियर दोनों दे सकता है। ये फ़र्क होता है कि आर्किटेक्ट जो है वो दोनों ही सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि वो उसकी सब कैटेगरी है। तो ये इसको पावर पढ़ाई के साथ साथ मिल जाती है। लेकिन अगर हम इंटीरियर डिज़ाइनिंग की बात करें, जो आप बार बार टेंशन में रहते हो कि आप गलत प्रोफेशन नहीं चुन लो, तो यही वो पॉइंट है जो पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, और वो ये कि एक इंटीरियर डिज़ाइनर जो है ना, वो चाहे तो आर्किटेक्ट भी बन सकता है। तो अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है आर्किटेक्चर की, या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा है, तो ये आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि सिविल इंजीनियरिंग या फिर बैचलर या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा है, तो आप चाहे तो नाटा का एग्ज़ाम दे के और IIA के थ्रू, क्योंकि हमारी रेगुलेटरी बॉडी, आर्किटेक्चर की रेगुलेटरी बॉडी एक और है जो कि है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट, आप इनके थ्रू चाहे तो लाइसेंस ले सकते हैं आर्किटेक्चर का। मतलब आपको बीआर्क के एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे, वो भी अपना काम करते करते दे सकते हो, मतलब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको सिर्फ एग्ज़ाम देना है। नाटा का एग्ज़ाम दोगे और उसके बाद बीआर्क के जो 5 साल के एग्ज़ाम्स होते हैं वो दोगे, और उसके बाद आपको घर बैठे बैठे लाइसेंस मिल जाएगा। तो मतलब आप भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग और आर्किटेक्चर की सर्विसेज दे सकते हो इन फ्यूचर, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे अपना स्कोप बढ़ाना चाहिए, अब मुझे इंटीरियर के अलावा आर्किटेक्चर में भी जाना चाहिए, मुझे मटेरियल की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो गई है, इंडस्ट्री की नॉलेज हो गई है, और मेरे पास क्लाइंट जो है ना वो आर्किटेक्चर क्लाइंट्स भी आते हैं जो आर्किटेक्चर सर्विस लेना चाहते हैं, तो उस केस में आप इस पे भी जा सकते हो। और ये बात आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, क्योंकि कोई नहीं जानता। IIA के बारे में तो कोई नहीं जानता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट भी जो है वो एक रेगुलेटरी बॉडी है। तो आई होप सो कि अब आपकी सारी टेंशन जो है ना वो क्लियर हो गई होगी। अगर आप एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट हैं या फिर एक आर्किटेक्ट हैं, तो ये ऐड आप लोग के लिए होने वाला है। मेरा एक कोर्स है मास्टरिंग इन वर्किंग ड्राइंग, गेट रियल नॉलेज ऑन रियल प्रोजेक्ट। कॉलेज में स्टूडेंट्स को आज भी रियल प्रोजेक्ट के अंदर काम करना नहीं सिखाया जा रहा है। ये एक रियल प्रोजेक्ट है, 60x90 का प्लॉट है जो हमने एग्जीक्यूट किया है। अब देखिए इसका AI मॉडल, ये AI है, हम इतने सारे ऑप्शंस दे पाते हैं अपने क्लाइंट को AI के थ्रू। उसके बाद ये है एलिवेशन, जो हमने ऑप्शंस दिए हैं, ये एलिवेशन है जो हमने स्केचअप से बनाए हैं, तब जाके ये फाइनल रेंडर निकलते हैं। लेकिन उससे पहले हम एलिवेशंस बनाते हैं। ये साइड एलिवेशन है, ईस्ट एलिवेशन, ये है हमारा नॉर्थ एलिवेशन। लेकिन उस 3D को बनाने के लिए प्लानिंग कैसे करते हैं, उसके बाद कैसे आप आर्किटेक्चर ड्राइंग्स पे आते हो। ये है आर्किटेक्चर ड्राइंग, जहाँ पे आप सेक्शंस, SSL, FFL, प्लिंथ लेवल, रैंप कैसे आएगा,
हर एक चीज डिटेल में बताते हैं। फिर आता है हमारा ये फर्स्ट फ्लोर प्लान, उसके बाद आता है हमारा ये वर्किंग ड्राइंग में प्योर आप डायमेंशंस करके देते हो, कैसे कैसे डायमेंशंस होने वाले। उसके बाद सेक्शंस कैसे करते हैं, ताकि ये जो है ये सेक्शंस देख के कौन समझ पाए, हमारे स्ट्रक्चर इंजीनियर समझ पाए। फिर डोर विंडो शेड्यूल, उसके बाद आपको क्लाइंट से पैसे भी तो लेने होते हैं, तो ये है कॉन्ट्रैक्ट, कैसे आप कॉन्ट्रैक्ट करवाते हो, क्लाइंट की लोकेशन क्या है क्या नहीं है, किस किस स्टेज पे आप क्या क्या पैसे लोगे, कितने कितने परसेंटेज लेने वाले हो, क्या कारपेट एरिया पे पैसे लोगे। ये आपको एक रियल ड्राइंग, एक रियल प्रोजेक्ट पर सीखने को मिलेगा। 1699 का हमारा ये मास्टरिंग इन वर्किंग ड्राइंग कोर्स है, जाइए और अभी एनरोल कीजिए।